हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 12th के हिंदी के काव्य खंड के छठा चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों तुमुल कोलाहल कलह। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। क्या नाम है? तुमुल कोलाहल कलह के बारे में। तो इसी के लेखक जो है दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी। तो इसी के परिचय के बारे में आज हम बात करेंगे, जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, जो कि है तुमुल कोलाहल कला के लेखक महोदय जी। तो दोस्तों, काव्य खंड के इस चैप्टर में आपको आज का वीडियो तो जैसे कि पता चल गया कि जयशंकर प्रसाद जी का परिचय इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट आएगा, उसमें आपको इसका ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो दोस्तों, टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है, बस हमारे साथ जुड़े रहने की प्रयास कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई। तो चलिए देख लीजिए। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी। अब जयशंकर प्रसाद जी का नाम तो जान गए कि जयशंकर प्रसाद हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी का तो नाम जान गए कि तो जयशंकर प्रसाद जी नाम है जयशंकर प्रसाद। और इसका जन्म दोस्तों 1889 में हुआ था, जो कि माघ शुक्ल दशमी के संवत 1946 में हुआ था। याद रखिएगा, जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। कितने ईस्वी में? 1889 ईस्वी में। और माघ शुक्ल शुक्ल दशमी और संवत 1946 ईस्वी। सीधा आपको याद रखना है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और माघ शुक्ल दशमी में। चलिए, ये हो गया। और उससे आगे याद रखने की आपको कोई जरूरत ही नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद जी का निधन कब हुआ था? चलिए, निधन कब हुआ था हमारे जयप्रसाद जी का, यानी कि डेथ कब हुआ था? तो उस तिथि का नाम था दोस्तों 15 नवंबर 1937 ईस्वी। तो चलिए, आज का आगे का प्रोग्राम देख लीजिए। जन्म स्थान। अब देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म स्थान मतलब कि कहाँ घर था हमारे जयशंकर प्रसाद जी का। तो चलिए, उस जगह का नाम देख लीजिए, और उस पवित्र भूमि का नाम देख लीजिए। वाराणसी में है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म स्थान, ठीक ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं मेरे प्यारे भाई। तो इसके पिताजी का नाम है दोस्तों देवी प्रसाद साहू। क्या है इसके पिताजी का नाम? देवी प्रसाद साहू। याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद जी का पिताजी का नाम है देवी प्रसाद साहू, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं। पितामह। इसके पितामह के बारे में जान लेते हैं। तो पितामह है शिवरत्न साहू। शिवरत्न साहू, जो कि सुरती यानी कि तंबाकू बनाने के कारण सुगनी साहू के नाम से विख्यात है। दोस्तों, इसके जो है पितामह, तो इसके जो है शिवरत्न साहू जी हैं। और शायद पितामह का अर्थ होता है दादाजी। याद रखिएगा, पितामह का अर्थ क्या होता है? दादाजी शायद। तो आप कंफर्म हो जाइएगा। नहीं, मुझे तो लगता है, और मुझे लगता है तो होगा ही। तो चलिए, शिवरत्न साहू जी हैं इसके पितामह, जो कि सुरती यानी कि सुरती को कहा जाता है तंबाकू। याद रखिएगा, सुरती को क्या कहा जाता है? तंबाकू। और दोस्तों, तंबाकू बनाने के कारण सुगनी साहू के नाम से भी याद है। और दोस्तों, शिवरत्न जी जो हैं तंबाकू बनाने के कारण यानी कि सुरती बनाने के कारण सुगनी साहू के नाम से विख्यात हैं, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं, इसकी शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई नहीं हुई। तो जयशंकर प्रसाद जी की शिक्षा 8वीं तक इन्होंने दोस्तों संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू की शिक्षा घर पर नियुक्त शिक्षकों के द्वारा किया। तो ये सब थे शिक्षा दोस्तों। 8वीं तक उन्होंने संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू की शिक्षा घर पर ही नियुक्त शिक्षकों के द्वारा किए। और विशेष परिस्थिति के कारण 12 वर्ष की अवस्था में पितृविहीन यानी कि उसके पिता डेथ कर गए, और 2 वर्ष के बाद माता की भी मृत्यु हो गई। उसकी माता भी उसके यानी कि पिता के डेथ होने के बाद उसके माता का भी डेथ हो गया। ये तो बहुत समझ गए ना, बहुत ही नाइंसाफी हुआ। देखिए, किसी का पिता और माता बहुत ही जरूरी है आपके अहम के लिए। उससे पूछिए जाकर जिसका कोई माता पिता नहीं है। तो दोस्तों, किसी को ठेस नहीं पहुंचे, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए ये सब मैं बोलता हूँ, ठीक ना। तो चलिए, तो माता पिता की ख्याल रखा कीजिए, आप लोग भी ख्याल रखा कीजिए, मतलब अनशन यानी कि गुस्सार मत होइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आप लोग वैसे समझदार हैं। परिवार में गृह कलह की स्थिति, मतलब परिवार में अपना आर्थिक परिस्थिति के से भी जूझना पड़ा हमारे जयशंकर प्रसाद जी को। और ज्येष्ठ भ्राता मतलब इसके बड़े भाई जो है, जिसका नाम है दोस्तों शंभू रतन की, और उसका जो मृत्यु संकट की स्थिति में उत्पन्न सभी उत्तरदायित्व प्रसाद जी के कंधों पर कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में सवैया की रचना प्रसाद की प्रेरणा से उनके भांजे अंबिका प्रसाद ने, तो उत्तरदायित्व प्रसाद जी के कंधों पर हुआ था।
और तो चलिए आगे देख लेते हैं इसके रचनाएं। रचनाएं देखिए, रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं चलिए देख लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए देख लेते बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए। कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में सवैया की रचना प्रसाद की प्रेरणा से उनके भांजे अंबिका प्रसाद के इंदु का प्रकाशन 1909 ईस्वी से प्रारंभ किया, ठीक ना। और कालक्रम के अनुसार चित्रधारा प्रथम संग्रह जिसमें कविता, कहानी, नाटक आदि रचनाएं संकलित हैं, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं इसके काव्य संकलन। और काव्य संकलन का अर्थ होता है काव्य रचना, यानी कि कविता की रचना। तो पहला है दोस्तों झरना, जो कि 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और आंसू, जो कि 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। लहर, जो कि 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और चलिए अतुकांत रचनाएं देख लेते हैं। महाराणा का महत्व, करुणा लय, प्रेम पथिक और प्रबंध काव्य के बारे में जान लेते हैं। कामनी, जो कि 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नाटक, जो कि कल्याणी परिणय, जो कि 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और प्रायश्चित, जो कि 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। राज्यश्री, जो कि 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और विशाख, जो कि 1929 ईस्वी में विशाख प्रकाशित हुआ था। और कामना, जो कि 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और जन्म जय, जो कि जन्म जय का नगिया, जो कि 1926 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था, ठीक ना। और जो कि स्कंद गुप्त, जो कि 1926 ईस्वी में प्रकाशित था। एक गुट, जो कि 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चंद्रगुप्त, जो कि 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और ध्रुव स्वामिनी, जो कि 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चलिए अब देख लेते हैं जयप्रकाश नारायण जी के इसके रचनाएं में कथा संग्रह भी इन्होंने लिखे हैं। तो चलिए कथाश्रय संग्रह देख लेते हैं। तो पहला है छाया, जो कि 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और प्रतिध्वनि, जो कि 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इंद्रजाल, जो कि 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इसके उपन्यास भी लिखे हैं कुछ, तो चलिए उपन्यास देख लेते हैं। कंकाल, जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तितली, जो कि 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इरावती, जो कि अपूर्ण है और 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक ना। चलिए अब देख लेते हैं इसके आगे क्या क्या है। आधुनिक हिंदी के स्वच्छंद काव्यधारा के अंतर्गत छायावादी काव्य प्रभाव के प्रवर्तकों में जयशंकर प्रसाद वरिष्ठ थे। और छायावाद हिंदी के आधुनिक कविता में स्वच्छंदवाद के ही एक विशिष्ट रूप को कहते हैं। इस विशिष्ट भावधारा में व्यक्ति चेतना, स्वानुभूति, प्राकृतिक सहचार्य, उन्कुत प्रेम, कल्पनाशील स्वतंत्रत्य भावना आदि नवीन भावों के उत्कृष्ट चेतना थी। और अभिव्यक्ति प्रसिद्धि में लाक्षणिकता और चित्रात्मक अमूर्तन, रहस्य कथा में दार्शनिकता और संगीताएं आदि का आग्रह था। चलिए ये सब आपको सुनने के लिए है, ये सबसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, ठीक ना। तो आपके एग्जाम के लिए तो वीडियो को मिस नहीं करना है। और ये सब आपको थोड़ा बहुत सुनने के लिए है, तथा जो भी होता है ना वो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ और एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस समय कोई खास चीज़ जान नहीं है, ये सब आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, वैसे सुन लीजिए, ठीक ना। चलिए छायावादी काव्य भाषा भी अभिव्यक्ति के अनुरूप तत्सम प्रधान, संस्कृत निष्ठ और नवीन थी। काव्य भाषा और अभिव्यक्ति प्रसिद्ध में परंपरा के जर्जर विगलित रूपों तथा रूढ़ियों का निषेध तथा एक ऐसी सृजनात्मक मौलिकता थी जिससे बहुविध नवाचार झलकते थे। और वास्तव में छायावाद का काव्य भाषा और अभिव्यक्ति प्रसिद्धि में परंपरा का पूर्ण निषेध न होकर जैसे उसका पुनर्जन्म था, उसमें परंपरा का नवीन स्मृति था। जयशंकर प्रसाद का साहित्य इन तथ्यों में प्रामाणिक साक्ष्य प्रस्तुत थे। चलिए आगे देख लेते हैं मेरे प्यारे भाई। जयशंकर प्रसाद न केवल एक महान छायावादी कवि थे, देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है, जयप्रकाश एक छायावादी युग के कवि थे, याद रखिएगा, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। वैसे आपको ऑब्जेक्टिव का वीडियो मिलेगा, उसमें सारा कुछ मैं निकाल के दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हो, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं। बल्कि वे एक महान नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार एवं निबंधकार भी थे। इन विधाओं में साहित्यकार में उनका योगांतरिक अवदान है। और कवि के रूप में उन्होंने आरंभ से ब्रजभाषा में कविताएं लिखी, किंतु शीघ्र ही उन्होंने काव्य रचना के लिए युगानुरूप नई साहित्य भाषा खड़ी
बोली हिंदी अपने लिए। और कविता के क्षेत्र में उन्होंने गीत, प्रगीत, लंबिक, प्रबंधात्मक कविताएं आदि शैली रूपों की रचना प्रस्तुत की। किंतु उनका सर्वश्रेष्ठ अवदान कामयानी, और कामयानी जो है दोस्तों सम ग्रुप में छायावाद की प्रतिनिधि की उत्कृष्ट काव्य कृति तो है ही, वह आधुनिक हिंदी के सर्वश्रेष्ठतम महाकाव्य थी और भी हैं। और इसमें प्रलय के बाद मानवीय सृष्टि के विकास और पौराणिक कथाओं का आश्रय लेकर मनुष्य के मानसिक आध्यात्मिक विकास और संक्षिप्त इतिवृत्त का बड़े अर्थपूर्ण संकेतों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। कश्मीर शैव दर्शन की पृष्ठभूमि में इस महाकाव्य में कवि का जीवन दृष्टिकोण भी बड़ा प्रभावशाली रूप से व्यक्त हो सका और स्वभावतः कहानी में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा भी हो गई। कामयानी के लिए गए प्रस्तुत अंश में महाकाव्य नायिका और श्रद्धा जो वस्तुतः स्वयं कामयानी है और आत्मज्ञान प्रस्तुत करती है। इस गान में श्रद्धा जो वस्तुतः विश्वासपूर्ण आस्तिक बुद्धि है, जिसके द्वारा विकास संगमी ज्ञान एवं आत्मबोध प्राप्त हो पाता है, और विनम्र स्वाभिमानी से भरे स्वर में अपना परिचय देते हैं और अपना सत्ता सार का व्याख्यान करती हैं और प्रकारांतक हैं, और यह नारी मात्र का परिचय और महिमागान हो सकता है। चलिए एक थोड़ा सा कोटेशन नीचे में दिया हुआ है जो कि मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया है, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं। प्रसाद जी के पास ऐसा ऐतिहासिक बुद्धि थी। वे मानव भाग्य के संबंध में दार्शनिक दृष्टिकोण से तो चिंतन करते ही थे, समाज और जाति के भाग्य के संबंध में उन्हें सोचना पड़ा और मानव सभ्यता संबंधी प्रश्नों पर उनका चिंतन बराबर चलता था। उनको समाज और जाति में अर्थात आधुनिक जीवन जगत ने जो दृष्टि प्रदान की वह थी राष्ट्रवादी और सांस्कृतिक अभ्युत्थान से प्रेरित, और उन्होंने अतीत के गौरवमय चित्र उपस्थित कर इस राष्ट्रीय सांस्कृतिक अभ्युत्थान में योग दिया। तो चलिए यही थे तुमुहल कोलाहल कलह के लेखक यानी कि जयशंकर प्रसाद ही है। चलिए जयशंकर प्रसाद जी के परिचय। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखिए दोस्तों, टीचर सब का सम्मान क्या कीजिए। मैं तो आपका दोस्त हूँ ना कि टीचर हूँ आपके लिए। तो दोस्तों टीचर सब भी होता है ना, उसका सम्मान कीजिए। देखिए दोस्तों, टीचर जो होता है ना, वो एक कीचड़ में एक वाइट शर्ट कोई जो पहनता है, जैसे मैं पहना हूँ ना वाइट शर्ट पहन के किसी कीचड़ में जो खड़ा रहता है कोई, यानी कि कहा जाता है दोस्तों अगर उस कीचड़ का अगर थोड़ा भी अंश पड़ गया ना तो समझ गए कि आपका व्हाइट शर्ट क्या हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बस मेरा कहने का अर्थ है कि आप टीचर का सम्मान कीजिए। चलिए लाइट भी चली गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपका वीडियो खत्म हो गया। चलिए मैं उतना ज़्यादा बात नहीं करते हुए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। बस आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अगर हमारा वीडियो पसंद आता है, तो नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कीजिएगा, वैसे तो मैं नहीं जाने दूंगा क्योंकि मेरे को वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होती है, फिर भी टाइम तो लगता है मेरे भाई, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो वेरी गुड, आज के लिए बस इतना ही, ठीक ना। चलिए।